हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th NIOS, जिसमें हम बच्चों जलवायु पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 बच्चों मैंने करा दिया था, आपने देख लिया होगा। अब हम पार्ट 2 कराने वाले हैं, जिसमें बच्चों इस अध्याय को पूरा करा देंगे। इसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे बच्चों, साथ ही साथ में पूरे चैप्टर की समरी आपके बुक के साथ में। उसके बाद में बच्चों हम इस पार्ट के पाठगत प्रश्न उत्तर देखेंगे। और अब बच्चों NIOS का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है एग्ज़ाम का। तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, जब भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बेल के बेल। तो यानी कि बच्चों शरीर को धोने से कुछ भी नहीं होगा, मन जो होता है ना, उस मन के मेल को धोना पड़ेगा। चाहे आप गंगा में नहा लो, चाहे आप गोमती में नहा लो बच्चों, चाहे आप काबा चले जाओ, चाहे आप काशी चले जाओ, अगर आपका मन बच्चों सही नहीं है तो इन सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है और एक एक चीज़ बच्चों पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी आपके पास बच्चों पर्याप्त समय है और इसलिए आपने NIOS को चुना है, तो इसको आसान मत समझना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और NIOS का बुक ऐसा है बच्चों कि जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम आती है। तो बच्चों हमने मीना और राजू के बारे में पढ़ा था। कुछ महीनों बाद जो मीना और राजू के पिता जो हैं वो चेन्नई से कहाँ पर दिल्ली में स्थानांतरित हो गए, यानी उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया था। दिल्ली यानी भारत की राजधानी बच्चों, वहाँ पे बच्चे रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे कि नए दोस्त बनाएंगे, नया स्कूल होगा या नया वातावरण होगा। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों अब वे मौसम के वास्तविक परिवर्तन को देखने जा रहे हैं, जहाँ पर मौसम बच्चों बहुत ही तेज़ी से बदलता है। हम विभिन्न मौसमों को खोजें और कैसे घटित होते हैं इसके विषय में आगे जानेंगे। अगला है बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न कि मौसम के चक्र के बारे में बताओ। तो भारत में बच्चों मौसम में विविधता देखने को मिलती है। भारत में मुख्य रूप से बच्चों मौसम को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है बच्चों शीत ऋतु। शीत का मतलब होता है बच्चों सर्दी, यानी कोल्ड वेदर सीजन बच्चों, जो कि दिसंबर माह में स्टार्ट होता है और फरवरी माह तक सर्दी का मौसम रहता है। दूसरा आता है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी का मौसम, जो कि मार्च से लेकर बच्चों मई और जून तक रहता है। तीसरा आता है बच्चों आगे बढ़ते हुए मानसून, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, जो कि जून से शुरुआत होता है और सितंबर तक रहता है बच्चों। चौथा मौसम है पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु, यानी जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में है। ये 4 प्रमुख ऋतुएं हैं बच्चों। आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि मौसम चक्र में कितने प्रकार की ऋतु हैं, 4। इन 4 ऋतुओं की विशेषताओं के बारे में पूछता है। सबसे पहले आता है बच्चों शीत ऋतु। शीत ऋतु की अवधि दिसंबर से लेकर बच्चों फरवरी तक के बीच में मानी जाती है। इसमें शीत ऋतु में क्या होता है बच्चों, दक्षिण से लेकर जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे, भारत के नीचे की ओर से ऊपर ऊपर जाओगे, जो तापमान होता है वो घटता चला जाता है। और घटने का मतलब है ऊपर ठंड बढ़ती जाएगी। दिसंबर और जनवरी का महीना जो होता है बच्चों सबसे ठंड वाला महीना होता है। और उत्तर भारत में बच्चों इस समय जो औसत तापमान होता है वो 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होता है। जबकि दक्षिण भारत में देखें तापमान बच्चों तो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पे रहता है, यानी ना ज़्यादा ठंड का तापमान है ना ही ज़्यादा गर्म का तापमान है। और दक्षिण भारत में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत है वो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें बच्चों इसके पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में क्या है हिंद महासागर, और इसके पूर्व में क्या है बच्चों बंगाल की खाड़ी है। इन दिनों बच्चों उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रायः पाला पड़ता है बच्चों। इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है। हिमालय के उच्च ढलान वाले क्षेत्र पर तो हिमपात होता है, यानी बारिश बर्फ़ के रूप में होती है बच्चों। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भी चलती है और वे भूमि से लेकर समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि जो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन है वो भूमि से लेकर समुद्र की तरफ चलती है। इसलिए बच्चों ये कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं और ये वर्षा नहीं करा पाते। इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए ये शुष्क मौसम का समय होता है। हालांकि बच्चों तमिलनाडु के तट पर जब ये पवनें जाती हैं
तो सर्दी में इन हवाओं के कारण वर्षा भी होने लगती है। भारत में एकमात्र क्षेत्र है बच्चों जहाँ पे सर्दी में वर्षा होती है, वो है बच्चों तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का एक भाग जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब गुजरता है तो वहाँ से बच्चों बहुत सारी नमी लेकर अपने साथ आता है, इसलिए तमिलनाडु के तट पर क्या करता है, वो बारिश कर देता है बच्चों। जबकि देश के बाकी भाग में शुष्क मौसम रहता है और आसमान साफ रहता है बच्चों, कम तापमान और कम नमी होती है, ये बात ध्यान रखना। शीत ऋतु के समय बच्चों रबी की फसल उगाई जाती है। रबी का मतलब होता है बच्चों जो सर्दी की फसल है उनको उगाया जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों की फसलें आती हैं। अब रबी के फसल के लिए बच्चों शीत ऋतु में क्या होता है, हल्की वर्षा भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है कि शीत ऋतु की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको आपको याद करना है। जैसे ये दिसंबर से फरवरी तक रहता है। मौसम कितना रहता है, 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रहता है, लेकिन दक्षिण में बच्चों तापमान जो है अधिक रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें हिमालय के उच्च ढाल पे हिमपात होता है। इस समय उत्तर पूर्व में व्यापारिक पवन भी चलती है, जिसके कारण जो है शुष्क मौसम होता है। और ये इस पवन की विशेषता ये है बच्चों कि ये क्या है, भूमि से लेकर समुद्र की ओर चलती है। तमिलनाडु पर इन हवाओं के कारण बारिश होती है। और तमिलनाडु में बारिश क्यों होती है बच्चों, ठंड में, क्योंकि जब ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है तो अपने साथ नमी ग्रहण कर लेती है, इसलिए सर्दियों में तमिलनाडु में बारिश होती है। शीत ऋतु में बच्चों उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रायः पाला भी पड़ता है। अब बच्चों यहाँ भारत के मानचित्र पे ठंड के मौसम में जनवरी का औसत तापमान कहाँ पे कितना है, तो आप देखेंगे बच्चों हमारे दक्षिण में तापमान ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ठंड के मौसम में भी। केरल में 27 डिग्री तापमान है, उसके ऊपर कर्नाटक में 25 डिग्री, फिर बीच में बच्चों 22 डिग्री हो गया। जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं बच्चों तापमान कम होता जाता है, और यहाँ उत्तर भारत में बच्चों 15 डिग्री और 12 डिग्री के बीच में रहता है। अब उसके बाद में आता है बच्चों दूसरा, ये जनवरी माह में जो ठंडी मौसमी हवाएं चलती है हमारे वहाँ, यहाँ देखो बच्चों क्योंकि इधर ज़्यादातर भाग में क्या है, स्थल है, तो इस तरफ बच्चों हमारे क्या चल रही है, हवाएं चल रही है। देखो ये हवाएं चल रही है बच्चों, व्यापारिक पवनें चल रही हैं। अब ये हवाएं बच्चों भूमि से समुद्र की ओर चल रही हैं, पर आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों यहाँ पे कुछ हवाएं समुद्र की ओर आ गई, और समुद्र से आने के साथ में नमी ग्रहण कर लेती है। और यहाँ पे बच्चों आपका क्या है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में क्या कर देते हैं बच्चों, वर्षा कर देते हैं। इसलिए ठंड में वर्षा कहाँ होती है बच्चों, तमिलनाडु में होती है। दूसरा आता है बच्चों, ये तो शीत ऋतु था, शीत ऋतु की विशेषताएं पूछते हैं। अगला आता है बच्चों ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। फरवरी जैसे ही ख़त्म होता है बच्चों तापमान बढ़ना चालू हो जाता है, इसलिए मार्च से लेकर मई तक ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम होता है। मैदान भारत के पश्चिमी भाग और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है, और तापमान ज़्यादा है इसका मतलब गर्मी ज़्यादा होगी और दबाव कम रहेगा। इस समय यहाँ एक लंबा और संकरा निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। मैंने बताया था बच्चों सूरज की किरणें जैसे ही भूमि पे पड़ती हैं, जो भूमि की वायु होती है वो गर्म होती है, और गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठती है। जब ऊपर उठेगा तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसे मानसून निम्न वायुदाब का गर्त भी कहा जाता है। इसका विस्तार बच्चों पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर, यानी जैसलमेर से शुरुआत होता है, झारखंड उड़ीसा के कुछ भाग तक होता है। हालांकि इस ऋतु में विषुववृत्त के दक्षिण में बच्चों हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब रहता है, और इसके कारण बच्चों उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर मैदान में दोपहर के बाद का मौसम गर्म और शुष्क हो जाता है। इन पवनों को बच्चों स्थानीय नाम क्या होता है, लू होता है। तो लू क्या चीज़ है बच्चों, ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवन होती हैं जो मई और जून के दिन में दोपहर के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इन गर्म तथा झुलसाने वाली पवनों से कभी कभार लू भी लग जाती है। इस मौसम में तेज़ धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं और गरज के साथ बच्चों बारिश भी कर देती हैं।
वर्षा के साथ कभी कभी ओलावृष्टि भी यहाँ पे हो जाता है। पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में इन तूफानों को काल बैसाखी आपदा के रूप में भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम की समाप्ति की ओर मानसून पूर्व की बारिश प्रायः केरल और कर्नाटक में होने लगती है बच्चों। वे आमों को जल्दी पकाने में सहायता करते हैं, इसीलिए इनको हम आम्रवृष्टि कहते हैं। तो आम्रवृष्टि के बारे में पूछता है आपसे एग्ज़ाम में कि ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आने से पहले केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में बारिश होती है, तेज़ हवा के साथ बारिश करते हैं जिससे आम पक जाते हैं। इसी को हम बच्चों आम्रवृष्टि के नाम से जानते हैं। और लू क्या है बच्चों, ये भी आपसे पूछते हैं। आपने बच्चों इसमें एक और शब्द सुना था बच्चों, काल बैसाखी। काल बैसाखी किसे कहते हैं? तो काल बैसाखी का अर्थ होता है बच्चों कि जब ग्रीष्म ऋतु ख़त्म होने वाली होती है तो पश्चिम बंगाल और असम में बिजली चमकने के साथ साथ कई थोड़ी थोड़ी बौछारें पड़ती हैं बच्चों, बारिश की बूंद पड़ती हैं। अपने इस कुख्यात स्वरूप के कारण इनको पश्चिम बंगाल और असम में बच्चों काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं बच्चों ग्रीष्म ऋतु की कुछ विशेषताएं। तो ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं क्या है बच्चों? मार्च से मई तक की अवधि को हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। भारत के पश्चिम व प्रायद्वीप में उच्च तापमान रहता है, गर्म और शुष्क हवा चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती है, लू चलती है बच्चों। तो ये कुछ ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएँ। अब बच्चों हमारा तीसरा आता है बच्चों आगे बढ़ते हुए मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अब गर्मी की चिलचिलाती गर्मी के बाद में लोगों को बच्चों बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करना होता है ताकि उनको गर्मी से राहत मिल सके। और किसान तो बच्चों बारिश की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वह अपने खेतों के अंदर जो खरीफ की फसल है उसको बो सकें। अगर आपसे पूछे बच्चों खरीफ की फसल, खरीफ का मतलब होता है वर्षा यानी बारिश के मौसम में जो फसल उगाया जाता है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। और खरीफ की फसल में आता है बच्चों जो जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान हो गया बच्चों, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सभी खरीफ की फसल हैं। उसके बाद में आता है बच्चों आपका कि जून से सितंबर आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के महीने आते हैं। क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण क्या होता है, उत्तर भारत में मई के अंत तक मानसूनी गर्त बन जाता है और ज़्यादा तीव्र हो जाता है। इन मौसम के दौरान हवा की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होता है। ये पवन काफ़ी प्रबल हो जाती है और इनकी औसत गति बच्चों 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। और ये आर्द्र पवनें मई तक के अंतिम सप्ताह में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचती है और गर्जन के साथ वहां पे बारिश कर देती हैं। जून के पहले सप्ताह में बच्चों केरल के तटीय भाग में तेज गर्जन के साथ भी बारिश होने लगती है। और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आकर इसके मौसम में बहुत ज़्यादा अधिक परिवर्तन हो जाता है। जो हमारे वहाँ बच्चों दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, मानसून क्यों आता है बच्चों पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि जो भारत है, भारत के उत्तर भारत में यहाँ पे बच्चों तापमान बहुत ही उच्च हो जाता है। और उच्च तापमान होगा तो दाब बच्चों निम्न हो जाता है यानी दाब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी समय में बच्चों यहाँ भूमध्य रेखा के पास दाब उच्च रहता है। यहाँ से बच्चों पवन चलती है, अपने साथ नमी लेकर आती हैं और ये दो भागों में आकर डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून एक इस तरफ से चलती है जिसे हम अरब सागर की शाखा कहते हैं और दूसरा जो इस तरफ से आती है इसे हम बच्चों बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। यानी दो भाग में डिवाइड हो जाता है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा बच्चों पश्चिमी घाट द्वारा बाधित होने पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी और भारी वर्षा कर देता है। जैसे मान लो बच्चों जो अरब सागर की शाखा आती है तो यहाँ पे पहाड़ है बच्चों पश्चिमी घाट की। अब यहाँ इन पहाड़ों से बच्चों जो हवाएं होती है वो उस तरफ नहीं जाती, इसलिए इसी तरफ बच्चों बहुत ही ज़्यादा वर्षा कर देती हैं, है ना। यह 10 जून को मुंबई पहुँचती हैं और जब यह शाखा पश्चिमी घाट को पार करती हैं तो दक्कन, पठार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में पहुंच पाती हैं और कम वर्षा करती हैं क्योंकि ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, यानी इससे आगे पवन जा नहीं पाते हैं बच्चों। बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा करती है। उसके बाद में बच्चों क्या होता है 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये वर्षा करने लगती हैं।
इनसे इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है बच्चों। उदाहरण के लिए कोलकाता में वर्षा 100 मतलब हमारे वहाँ बच्चों कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। दिल्ली में बच्चों सिर्फ 56 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी समय बच्चों भारत के अनेक भाग में कई बार बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ के आने का कारण है कि अधिक वर्षा हो जाता है, जल संसाधन जो है व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन नहीं होता है क्योंकि हम असमर्थ हैं उसको रोकने में। दूसरी तरफ बच्चों बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इस समय सूखा भी पड़ता रहता है। तो ये बच्चों मानसून आने का काल है। आइए बच्चों मैप में पहुँचते हैं कि देखते हैं कि अग्रिम मानसून के बारे में। सबसे पहले बच्चों आपको मैप का अध्ययन आना चाहिए। मैप में ये अरब सागर है, ये क्या है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है बच्चों हिंद महासागर है। और ये बच्चों इधर सब जगह स्थल ही स्थल हैं। भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है बच्चों जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है बच्चों तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आता है और ये समुद्र से भूमि की ओर चल रहा है, इसलिए अपने साथ नमी ग्रहण कर लाता है। जब हवाओं में नमी होती है बच्चों तो वो क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा बारिश कर देते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे चलकर दो भाग में टूट जाता है कि ये अरब सागर की शाखा और एक ये है बच्चों बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब यहाँ पे आपको पता है बच्चों यहाँ पे क्या है पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में जब ये पवनें आती हैं तो इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यानी इस तरफ तो बहुत ज़्यादा वर्षा होता है बच्चों, पर इस तरफ बहुत ही कम वर्षा हो पाती है। इसीलिए बच्चों कम ही क्षेत्र जो अरब सागर की शाखा है उससे वर्षा प्राप्त करते हैं। बाकी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये धीरे धीरे चारों तरफ वर्षा करती है। आप देख रहे हैं बच्चों कि तमिलनाडु के यहाँ पर बच्चों वर्षा नहीं होता है। यहाँ पे जब ठंड का मौसम होता है जब जाकर वर्षा होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अंतिम ऋतु आती है बच्चों पीछे हटते मानसून की ऋतु। अब जैसे जैसे अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है जो मानसून होता है ना वो पीछे हटना चालू कर देता है। इसका कारण ये है बच्चों कि अक्टूबर और नवंबर जो महीना होता है वो धीरे धीरे सर्दी का मौसम आना चालू होता है और तापमान धीरे धीरे घटता जाता है, जिसके कारण बच्चों जो उत्तर भारत में बच्चों जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना था ना वो उच्च वायुदाब में कन्वर्ट होने लगता है। और ये निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है ये खिसक कर किधर बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है बच्चों, जिसके कारण जो बंगाल की खाड़ी है ना वहाँ पे चक्रवात आता है ना, ये सभी चीज़ आते हैं। सितंबर और अक्टूबर के दौरान बच्चों तापमान उत्तर भारत में कम होने लगता है, और मैंने बताया था बच्चों जैसे ही तापमान कम होगा दाब बढ़ जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में मानसूनी गर्त भी कमज़ोर पड़ने लगता है। गर्त का मतलब क्या होता है जो निम्न वायुदाब क्षेत्र था अब तो है नहीं वहाँ पे, ये धीरे धीरे बच्चों उच्च वायुदाब प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है। और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो हवाएँ थी वो नवंबर तक उत्तर भारत के मैदान से धीरे धीरे कमज़ोर होकर बच्चों वापस जाने लगती हैं। अक्टूबर के महीने में बच्चों अधिक तापमान और नमी के कारण मौसम गर्म और नम होने लगता है। उत्तर मैदान में गर्म और आर्द्र मौसम इस समय बच्चों बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। इसे आमतौर पर बच्चों क्वार या उमस का मौसम भी कहा जाता है। हालांकि अक्टूबर के अंत में बच्चों तापमान गिरने लगता है और रात बहुत ही ज़्यादा सुहानी होने लगती है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत का निम्न जो वायुदाब का क्षेत्र था मैंने बताया आपको कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सही कहा आपने, बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। फलस्वरूप बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान विकसित होने लगते हैं। और इन चक्रवातों के कारण क्या होता है बच्चों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है बच्चों, क्योंकि आपको पता है बच्चों बंगाल की खाड़ी यहाँ पे पूरब में और इसके पास में क्या है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। यहाँ पर बच्चों जो महानदी गोदावरी और कृष्णा का जो नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, यहाँ पे बच्चों ये चक्रवात बहुत ही ज़्यादा विनाश करते हैं। देखते हैं बच्चों पीछे हटते हैं मानसून की ऋतु, तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बच्चों, और यहाँ नीचे क्या है हिंद महासागर है। अब धीरे धीरे बच्चों मानसून क्या है पीछे हटता जाता है यानी लौटता जाता है, ये बात ध्यान रखना है। आइए बच्चों अब देखते हैं इसके कुछ पाठगत प्रश्न। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं बच्चों, लू कहते हैं। लू किसे कहते हैं ये आपके एग्जाम में आएगा। अगला आता है बच्चों उसके बाद में कि कौन सी पर्वत श्रृंखला अरब सागर शाखा के रास्ते में एक बाधा के रूप में काम करती है। मैंने बताया था बच्चों यहाँ पे ये अरब सागर है बच्चों, और ये यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है हिंद महासागर है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून आते ही दो भागों में टूट जाता है।
अरब सागर की शाखा में बच्चों यहाँ पश्चिमी घाट होता है, इसलिए वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है और इसके बाद में बच्चों वायु आगे जा नहीं पाती, तो इसका आंसर आएगा पश्चिमी घाट। बंगाल की खाड़ी के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः किसके दौरान आते हैं बच्चों? जब मानसून पीछे हटने वाला होता है जब आते हैं। कौन सी जगह मार्च में सबसे ज़्यादा गर्म होती है बच्चों? तो दक्कन का पठार, है ना। मानसून कहा जाता है, मानसून का मतलब मौसमी पवन है। मानसून का मतलब क्या होता है बच्चों? मौसमी पवन है। मानसून अरबी भाषा के मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है बच्चों आपका वर्षा का वितरण। आप सभी को पता है बच्चों, जो वर्षा यानी बारिश है बच्चों हमारे वहाँ असमान होती है। भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी है और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी है। सबसे कम बच्चों बारिश कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश बच्चों मासिन राम में होती है, जो 1100-1200 सेंटीमीटर होती है, जो कि भारत में ही नहीं दुनिया में बच्चों सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मासिन राम मेघालय में बच्चों एक दिन में जितना बारिश हो जाता है, जितना जैसलमेर में पिछले 10 सालों से भी बारिश नहीं हुई है। तो वर्ष किसी एक समय में भारत में वर्षा का वितरण बच्चों अत्यंत असमान है। प्रायद्वीप भारत के तटीय क्षेत्र में आंतरिक क्षेत्रों की ओर वर्षा ज़्यादा होता है। उत्तर पूर्व भारत में ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र बच्चों भारत में ही। भारत में वर्षा का वितरण बच्चों असमान है, ये देख सकते हैं। अब बच्चों वर्षा के आधार पर हमारे वहाँ उच्च वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है बच्चों। पश्चिमी तट देख सकते हैं, हिमालय क्षेत्र देख सकते हैं, मेघालय की गारी, खासो, जयंतिया पहाड़ी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है बच्चों। पश्चिमी घाट हो गया, उड़ीसा, बिहार। अगला आता है बच्चों तीसरा कम वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। और चौथा प्रकार आता है बच्चों अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, जो कि 60 सेंटीमीटर से भी कम है। जैसे भारत के कई राज्य हैं, राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात, लद्दाख, यहाँ पे तो 20 सेंटीमीटर से भी बच्चों कम वर्षा होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद में ये बच्चों वर्षा का स्थानिक वितरण है, कहाँ 200 से ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। और ये वाइट मतलब होता है, वाइट का मतलब यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होता है बच्चों, तो ये मैप में ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आता है बच्चों कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हमारे मानसून या मौसम पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी आता है बच्चों कि मौसम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो मौसम और हमारे सामाजिक जीवन के बीच में बच्चों क्या संबंध है? क्या वे इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल हाँ बच्चों। तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मौसम प्रभावित करते हैं। जैसे भारत बच्चों एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से मौसम के चक्र पर ही निर्भर करता है। आपको बताया था मैंने, खरीफ फसल बच्चों वर्षा के टाइम पे उगाया जाता है, जो कि मानसून आने पर उगाया जाता है, और कटाई मानसून जाने के बाद में होती है। रबी की फसल सर्दी में बोया जाता है बच्चों, और जायद की फसल गर्मी में बोया जाता है। बाढ़ और सूखा देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे हमें नुकसान पहुंचता है। हमारी गतिविधियां बच्चों ऋतुओं के साथ साथ संबंधित होती है, यानी हम मौसम के हिसाब से अपने सारे काम करते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है बच्चों, दिन छोटा होने लगता है, हम ऊन वाले कपड़े पहनने लगते हैं, हम मूंगफली, बादाम और कैलोरी वाले भोजन की तलाश करने लगते हैं और इनको हम अपना आहार बना लेते हैं। ठंड के मौसम होते हुए भी बच्चों लोग जनवरी के महीने में कई राज्य में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल बच्चों कई तरह के जश्न मनाना चालू कर देते हैं। बसंत पंचमी भी फरवरी के महीने में ही मनाया जाता है बच्चों। लोग फसल के देवता को अच्छी पैदावार के लिए बच्चों क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो यानी मौसम से रिलेटेड हमारे कई सारे फसल भी है बच्चों। जैसे अगर पूछे शीत ऋतु में ठंड के मौसम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? पंजाब में बच्चों लोहड़ी मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है बच्चों, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, और बसंत पंचमी और मकर संक्रांति जो त्यौहार है ये सर्दी से रिलेटेड है बच्चों, जो कि फसल कटने के बाद में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, उसके लिए मनाया जाता है। उसके बाद गर्मी का मौसम आता है तो बहुत ही ज़्यादा सूखा होने लगता है, लेकिन ये हमें कई सारे रसीले फल हो गया, आइसक्रीम हो गया, पीने वाले पदार्थ हो गए, इन सभी की बच्चों याद दिलाता है ना। अब
होली और बैसाखी बच्चों जो गर्मी का मौसम होता है इसके प्रमुख त्यौहार हैं। गर्मी के अंत तक किसान क्या करते हैं, अपने खेतों की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि वे बारिश का स्वागत कर सके। इस समय केरल में ओणम की त्यौहार मनाया जाता है जो कि फसल कटाई का समय होता है। मानसून के बाद का समय बच्चों फसल की कटाई का होता है, यानी जैसे मानसून आता है तो फसल बोते हैं, बारिश होने लगती है, उसके बाद में काटते हैं। जैसे ही मानसून काटा जाता है तो दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, इन सभी त्यौहार को पूरे भारत में मनाया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के त्यौहार बच्चों होली, बैसाखी, बंगाल व असम में बच्चों काल बैसाखी, ये सभी त्यौहार हैं। लेकिन बच्चों अब जो मानसून है ना, या जो जलवायु है बच्चों, इससे हमारे वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन और उनका भारत की जलवायु पे भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बच्चों वर्तमान चिंता का विषय है कि हमारे वहाँ पर बच्चों जो वैश्विक पर्यावरण है ना वो परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारा जो जलवायु है वो पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा है। जैसे बच्चों ग्रीष्म, शीत, वसंत और मानसून की जो 4 ऋतुएं हैं ना, आजकल इस मौसम चक्र के अंदर विघ्न पैदा हो गया है। इसका कारण ये है कि मानव ने क्या किया है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर दिया है। आज बच्चों वैश्विक तापन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है बच्चों वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों तापमान बढ़ रहे हैं तो हमारे जो बर्फ़ है ना वो पिघलना चालू कर रहे हैं। जब बर्फ़ पिघलेंगे बच्चों तो नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, नदी के में पानी ज़्यादा आने से बाढ़ आएंगे और समुद्र में पानी ज़्यादा आएगा, जिससे बच्चों जो भारत के भी तटवर्ती क्षेत्र हैं काफ़ी आगे चलकर डूब जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, आज वैश्विक तापन बच्चों ज्वलंत विषय है और इसने बहुत ही ज़्यादा मानव जीवन को प्रभावित किया है। वैश्विक तापन विश्व जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और भारत बच्चों इसका अपवाद नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि वैश्विक तापन है क्या। तो पिछले पुराने कई दशक में बच्चों वैश्विक तापन क्यों हो रहा है, क्योंकि नगरीकरण बच्चों ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है, उसके साथ में बच्चों क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि, यानी भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। मानव की क्रिया के कारण जो एक खतरनाक गैस है जिसको CFC गैस कहते हैं बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य विनाशकारी गैस की मात्रा बच्चों हमारी जो प्रकृति है उसमें बढ़ती चली जा रही है। अब आपको मैंने बताया था बच्चों कि जो सूरज है ना, सूरज से हमारे वहाँ जो ऊर्जा आती है वो 51% ऊर्जा पृथ्वी पे आती है, बाकी जो हमारा वायुमंडल है वो उनको परावर्तित कर देता है, यानी 49% भाग को परावर्तित कर देता है। लेकिन बच्चों जो सौर ऊर्जा का 51% भाग पृथ्वी के धरातल पर आता है, उसको मतलब 51% भाग तो धरातल पे आता है, बाकी वायुमंडल अवशोषित कर देता है। लेकिन बच्चों अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और CFC गैस बढ़ रहे हैं तो इसलिए बच्चों ये दोबारा परिवर्तित होने के बजाय हमारी पृथ्वी पे ही रह जाते हैं, है ना। बाकी सौर ऊर्जा वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन एक निश्चित तापमान बनाए रखने में मदद करता था, परंतु अब प्रदूषण के कारण बच्चों जो परावर्तित ऊर्जा का कुछ भाग हरित गृह गैस के रूप में हमारी पृथ्वी पे ही रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रोक लिया जाता है उनको। इससे पृथ्वी का धरातल का तापमान बढ़ता चला गया है। इस बात के प्रमाण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब भी लगातार बढ़ रहा है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बहुत से देशों ने हरित गृह को कम करने के लिए बच्चों कई सारे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन को रोकने के लिए अभी भी प्रभावी नहीं हो रहे। हम ये पहले से जानते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना, ये हमारी पर्यावरण से रिलेटेड और जलवायु से रिलेटेड कुछ समस्याएं। अब बच्चों इस वीडियो के अंत में भारत में 70% से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। तापमान में कोई भी परिवर्तन होगा तो कृषि पर हानिकारक प्रभाव जरूर पड़ेगा बच्चों, और इसका भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद ये जरूर पता चल गया बच्चों कि जलवायु का मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीवन में ही नहीं बच्चों, हमारे भोजन में, त्यौहार में, हमारे वस्त्र में, इन सभी में बच्चों क्या है, जलवायु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये था आपका चैप्टर पूरा। वीडियो बच्चों लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें हमने सभी चीज़ को कवर किया है। आइए बच्चों इसके कुछ पाठगत प्रश्न करते हैं कि हमें भारत में वर्षा का वितरण असमान क्यों दिखाई देता है, तो ये आप बता देंगे।
दूसरा, भारत के सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 3 क्षेत्र के नाम। कम वर्षा कहाँ कहाँ पर होता है? राजस्थान हो गया, मध्य भाग हो गया, लद्दाख हो गया। खरीफ और रबी के मौसम में अंतर बताइए। खरीफ जून जुलाई में होता है, रबी अक्टूबर नवंबर में होता है, बच्चों बता देना। जायद का मौसम कब आता है? गर्मी में आता है। कौन सी मानवीय अनुक्रियाएं हैं जो वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं? शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बच्चों आते हैं कुछ पाठगत प्रश्न जो कि मैंने आपको लिख कर आपको वीडियो में ही समझा दिया था। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु और मौसम के बीच में अंतर, ये पार्ट 1 में बच्चों मैंने लिखा दिया आपको। पवन और उनकी दिशा जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। मानसून की परिभाषा बच्चों, शीत, ग्रीष्म, है ना, इनकी विशेषताएं लिखना है बच्चों। और वैश्विक तापमान के बारे में बताना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।